Hello dear students, once again welcome back to our YouTube channel मेधा गुरु और मैं मधु आपकी केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th ICSE के थर्ड चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2 करने वाले हैं और इस पार्ट में हम लोग बेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि बेसिस क्या होते हैं, बेसिस के कितने टाइप्स हैं, बेसिस का प्रिपरेशन मेथड क्या है, बेसिस के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस क्या क्या हैं और हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर दैट इज पीएच के बारे में और पीएच का क्या एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में ये भी। और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में दैट इज इस चैप्टर का पार्ट 1 में एसिड के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, उनके प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस और हम सेलेना बुक से इंटेक्स क्वेश्चन एसिड से रिलेटेड ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम लोग पर्टिकुलरली बेसिस के बारे में डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, अब जानते हैं बेसिस क्या होते हैं। तो जैसा कि हम एसिड के बारे में जानते हैं कि एसिड्स जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं और जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। तो हम कहते हैं कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड जिसे हम वाटर में डिसॉल्व किए हैं वो एक एसिड है और ये एसिड का एग्जैक्ट डेफिनेशन है। बट बेसिस क्या होते हैं? तो देखिए, सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। कुछ बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं और वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एक पर्टिकुलर आयन प्रोड्यूस करते हैं, तब हम कहते हैं कि वो एक बेस है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी ग्रुप 1 के अल्कलीज मेटल हैं उनका ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स वो सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक और नाम से बोला जाता है, कॉमन नेम दैट इज कास्टिक सोडा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। कौन सा आयन? आपको पता है मेटल है तो Na+ हो जाएगा और OH- आयन, और इसी आयन को कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो जो बेसिस होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं, बट ये एग्जैक्ट डेफिनेशन बेसिस का नहीं होता है। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? तो जैसे कि आप सबको पता है कि बेसिस जनरली मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हम कहते हैं कि ये जनरली क्या है, ये बेसिस हैं। बट ये बेसिस तब कहलाएंगे जब इनका रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराते हैं, और आपको पता है एसिड बेस का रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और उनका जब रिएक्शन हो तो रिएक्शन के बाद सिर्फ और सिर्फ साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करे, तब हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड मेटल का ऑक्साइड्स वो बेसिक नेचर का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसका रिएक्शन एसिड HCl के साथ कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे आपको पता है कि आयंस का एक्सचेंज होता है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, K+ OH- H+ और Cl-। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? KCl, एक सॉल्ट बन गया और वाटर प्रोड्यूस हो गया H2O। ये एक बेस है और इसका रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ कराएं। तो बेसिस वो होते हैं जब इनका रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ H+ हाइड्रोनियम आयन के साथ कराएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करे, तब हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड क्या है, बेस है। तो चलिए इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ बेस इज आइदर मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक हाइड्रोक्साइड एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोनियम आयन, मतलब एसिड के साथ जब ये रिएक्शन करे
इट फॉर्म साल्ट एंड वाटर ओनली, तब हम कहेंगे कि वो बेस है। ठीक है, तो सारे मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन अगर हम लोग HCl के साथ कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड और H2O। ठीक है, और हाँ, आपको ध्यान देना है कि कोई भी इक्वेशन आप लिखें सबको बैलेंस करना है, और बैलेंस करना तो आई होप आप सबको आता होगा। ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग सबको करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बैलेंसिंग आप खुद से करेंगे, बट हाँ बीच बीच में मैं कुछ कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करके भी बताऊंगी। ठीक है, तो ये हो गया बेस। बट लेड डाइऑक्साइड जो होता है वो ये क्या है? ये एक मेटल का ही ऑक्साइड है। तो इसका रिएक्शन जब हम एसिड के साथ कराएंगे तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट नहीं मिलता है बल्कि 3 प्रोडक्ट मिलता है। क्या क्या? एक तो सॉल्ट बनेगा लेड क्लोराइड का, ठीक है, जो कि एक प्रेसिपिटेट करेगा ही, पर साथ ही साथ क्लोरीन गैस यहाँ पे लिबरेट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर तो मिला, बट एक और प्रोडक्ट मिला यहाँ पे, तो ये एक बेस नहीं होगा। ठीक है, अब एक और फॉर एग्जांपल मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये भी बेस नहीं होता है, क्योंकि इनका भी रिएक्शन अगर हम लोग एसिड के साथ कराएंगे तो यहाँ पे भी सॉल्ट एंड वाटर तो फॉर्म होता है, बट स्टिल एक और प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये भी बेस नहीं होंगे। तो ये भी ध्यान देना है कि सारा मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का नहीं होता है। तो बेसिस क्या होते हैं? तो बेसिस वो होते हैं जो मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उन्हें जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो वो सिर्फ और सिर्फ साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करें। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिस का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। अब बात करें सोर्सेज ऑफ बेसिस, तो आपको पता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो स्लाइटली बेसिक नेचर का है। अगर हम बात करें सोप एंड डिटर्जेंट, तो हम लोग किससे बनाते हैं? बेस से ही बनाते हैं। अब बात करें ब्लीचिंग के लिए भी हम लोग बेस का ही यूज़ करते हैं। हेयर रिमूवर में भी बेस होता है। एक का जो वाइट पोर्शन है उसमें भी बेस होता है। ब्लड में, क्लीनर में, ड्रेनर में, हाउस होल्ड अमोनिया हम लोग यूज़ करते हैं क्लीन करने के लिए। तो ये सारे सोर्सेज हो गए बेसिस के। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। जैसे हमने एसिड का क्लासिफिकेशन किया था, अब हम लोग कर रहे हैं बेसिस का क्लासिफिकेशन। तो बेसिस का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, मीन्स कि आपको पता है सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, कुछ बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कुछ बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो इस तरह से भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सॉल्युबल बेसिस क्या होते हैं? हाँ, तो जितने भी वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेंगे वाटर में डिसॉल्व होने के बाद। लेकिन जो इनसॉल्युबल बेसिस हैं वो तो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होंगे। तो डिसॉल्व नहीं होंगे तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो सॉल्युबल बेसिस को एक और नाम दिया गया है, दैट इज एल्कली। ठीक है, जितने भी वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं उनको एल्कलीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं आपको बता दूं, ग्रुप 1 जिनको एल्कलीज मेटल बोलते हैं उनके ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड, फॉर एग्जाम्पल Na2O, K2O, RbOH, NaOH, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये पार्शियली सॉल्युबल होता है, या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। बट ग्रुप 1 के ये सारे वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। तो ये सारे हो गए। NaOH तो हो गया, कुछ और एग्जांपल देते हैं। KOH,
और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं ग्रुप 1 में? हाइड्रोजन को छोड़ के सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये सारे हो जाएंगे रुबिडियम सीजियम ऑक्साइड या फिर सीजियम हाइड्रोक्साइड्स। तो ये सारे होते हैं वाटर में सॉल्युबल। अब कौन से बेसिस हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, तो उनका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? जैसे कि जितने भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को छोड़ने के बाद और जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सारे इनसॉल्युबल बेसिस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड्स, ये सारे होते हैं इनसॉल्युबल बेसिस। तो ठीक है, इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि कुछ बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कुछ बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट, हाँ, अब बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे बेसिस को? तो दो टाइप का बेसिस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हो जाएंगे? तो वो बेसिस, ये बेसिकली एल्कलीज के बारे में बात हो रही है। एल्कलीज क्या होते हैं? जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो एक स्टेटमेंट, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, वो कौन सा है? वो ये है कि ऑल एल्कलीज are bases but all bases are not alkalis। जितने भी वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं वो तो बेसिस होंगे ही, बट सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? तो वो बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करे, तो उसे हम कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे कि हम लोग एसिड के बारे में, H+ के बारे में बात करते थे कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन हो H+ का वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेसिस भी वही होते हैं जिनका, वो बेसिस जिनका कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन हो in aqueous solution and produces high concentration of hydroxyl ion, that is OH माइनस आयन। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इनको जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। मीन्स कि अगर हम लोग 100 मॉलिक्यूल्स लेंगे NaOH का और इसे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा 100 मॉलिक्यूल्स आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन मिलेगा OH माइनस का। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस का एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एग्जाम्पल हो गए एक्सेट्रा। क्योंकि ग्रुप 1 के जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होंगे ना वो सारे स्ट्रॉन्ग होंगे। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं। तो आपके सिलेबस में आपको बस ध्यान देना है, अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात आए तो आप लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट है वीक बेसिस क्या होते हैं? तो ऐसे बेसिस जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन ना हो, पार्शियल डिसोसिएशन हो या फिर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। इनकम्प्लीट और partial dissociation in aqueous solution। और ये हाई कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस प्रोड्यूस नहीं करेगा, मीन्स लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा एंड प्रोड्यूसेस
लेस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो वो कैसा हो जाएगा, वो वीक बेसिस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सॉल्युबल होता है, पार्शियली सॉल्युबल होता है। तो इनको जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Ca2 प्लस एंड 2OH माइनस प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग 100 मॉलिक्यूल लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो उसमें लेट सपोज 40 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गया और 60 मॉलिक्यूल्स 60 जो है वो मॉलिक्यूल्स के ही फॉर्म में रह गया। तो वो हो गया वीक बेसिस, मीन्स वो ज़्यादा OH माइनस आयन प्रोड्यूस, वो ज़्यादा OH माइनस आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है। और एग्जांपल वीक बेसिस का, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इनको जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो बनेगा NH4 प्लस और OH माइनस आयन। तो ये दो एग्जांपल आपको ध्यान रखना है वीक बेसिस का, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH एंड KOH। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, जैसे हम बात करते हैं ना एसिड के बारे में कि वो बहुत कोरोसिव होते हैं, हमारा हार्म कर देता है स्किन, तो वैसे ही बेसिस जो भी स्ट्रॉन्ग बेसिस है वो भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस विच इज बेस्ड ऑन एसिडिटी ऑफ अ बेस। जैसे कि हम लोग एसिड में पढ़ते थे बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, ठीक उसी तरह से बेसिस में पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ अ बेस। और आपको पता है सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनके लिए हम लोग एसिडिटी कैसे बताते हैं। तो जैसे एसिड में बताते थे कि अगर मान लीजिए हम लोग एक मॉलिक्यूल बेस लेते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल है, तो देखिए अगर एक मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ से कितना OH माइनस प्रोड्यूस होगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हुआ। तो जो बेसिस एक OH माइनस प्रोड्यूस करेगा उसको बोलेंगे मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, इसका और एग्जांपल हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये सारे एक ही OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब बात करें डाई एसिडिक बेस, तो फॉर एग्जांपल ग्रुप 2 वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कंप्लीट सॉल्युबल नहीं होते बट स्टिल पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है बेरियम, ये भी स्लाइटली सॉल्युबल हो जाता है। तो अगर इनका एक मॉलिक्यूल लें और इनको जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो कितना OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, आपको पता है Ca2 प्लस हो जाएगा और 2OH माइनस, और यहाँ पे भी बेरियम 2 प्लस एंड 2OH माइनस आयन। तो क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका एसिडिटी क्या हो जाएगा, डाई एसिडिक बेस। ठीक है, अब बात करें ट्राई एसिडिक बेसिस, तो आपको पता है कि जितने भी ग्रुप 3 के उसके बाद वाले जितने मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स वो सब वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो उनके लिए हम लोग कैसे बताएंगे कि उसका एसिडिटी क्या है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड या फेरस हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो इनके लिए एसिडिटी हम बताते हैं कि इनके पास कितना रिप्लेसेबल OH है, कितना OH रिप्लेस हो सकता है यहाँ से रिएक्शन के बाद। तो यहाँ पे 3 OH रिप्लेस हो सकता है, तो इसका एसिडिटी क्या हो जाएगा, ट्राई एसिडिक बेस। ठीक है, अब इसके पास भी 3 OH रिप्लेस हो सकता है, तो इसका एसिडिटी हो जाएगा ट्राई एसिडिक बेस। अब इसमें तो इसके पास 2 ही OH है जो कि रिप्लेस हो सकता है, तो इसका एसिडिटी हो जाएगा डाई एसिडिक बेस। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसको समझ सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और इसका रिएक्शन अगर हम लोग HCl के साथ कराएंगे तो आपको पता है 3 OH रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे AlCl3 एंड वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे 3 OH रिप्लेस हो रहा है तो इसका एसिडिटी हो जाएगा ट्राई एसिडिक बेस।
आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? ये बताता है कि कितना वाटर प्रेजेंट है बेस में। ठीक है, तो हम लोग बेस को भी डाइल्यूट कर सकते हैं, है ना। डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो कॉन्सेंट्रेटेड बेस हो जाएगा जिसमें वाटर का अमाउंट बहुत कम है, और डाइल्यूटेड बेस क्या हो जाएगा जिसमें वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। हम लोग कैसे बेसिस को प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या अलग अलग मेथड्स है। और आपको पता है कि बेसिस दो टाइप के होते हैं, एक सॉल्युबल बेसिस और एक इनसॉल्युबल बेसिस, क्योंकि कुछ बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं और बहुत सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं भी होते हैं। तो दोनों टाइप के बेसिस को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं एसिड की बात करूं तो आपको पता है कि नॉन मेटल के जितने ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब एसिडिक नेचर के हैं। और अगर मैं बात करूं मेटल के ऑक्साइड्स या मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, दे आर बेसिक इन नेचर, वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं। तो अगर आपको बेस प्रिपेयर करना है तो सबसे पहला मेथड क्या हो सकता है कि अगर आप किसी मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो आपको मिलेगा मेटल का ऑक्साइड, राइट। और आपको पता है मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि लेड डाइऑक्साइड या मैंगनीज डाइऑक्साइड्स ये बेसिस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर के अलावा भी एक और प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो चलिए सबसे पहला मेथड देखते हैं। मेटल को अगर हम रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा बेस, है ना। तो जैसे कि बात करें सोडियम को, तो इसको हमको बर्न करने का जरूरत है नहीं क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो ये ओपन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। और चलिए अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और सोडियम हो गया 4, राइट। अब देखिए सारा जो इक्वेशन आप लिखेंगे सबको आप बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा बोर्ड एग्जाम में भी, तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम लोग मैग्नीशियम वेपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट कलर का पाउडर। नेक्स्ट है कैल्शियम। इसको अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर बात करें एल्यूमिनियम की तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है एल्यूमिना, जिसका फॉर्मूला है Al2O3। और फॉर्मूला लिखने तो आप लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। तो नेक्स्ट मेथड क्या है? बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल बोलने का मतलब ये है कि जो भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के अबव वाले मेटल्स है वो सारे रिएक्ट करेंगे। तो हमें वाटर का रिएक्शन कराना है रिएक्टिव मेटल के साथ, और यहाँ पे होता है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे? लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ आयरन की, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन अबव आता है हाइड्रोजन से, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग एसिड वाले चैप्टर में पढ़ लिया है, तो अब वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन को इसके वाटर से हटा देता है और यहाँ पे बनेगा आयरन का ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3, ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, मीन्स H2 गैस यहाँ से रिलीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर बात करें सोडियम की, तो सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाता है। तो ये क्या करेगा? ये भी हाइड्रोजन को बोलेगा तुम मेरे से कम रिएक्टिव हो, तुमको मैं हटा रहा हूँ तुम्हारी जगह से, और क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड, और यहाँ से फिर से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा,
तो हमारा मेन टारगेट बेस था वो तो बन रहा है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और ये स्टीम से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और अगेन हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज से। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल्स सब अबव होते हैं ना, वो सारे ठंडे पानी से भी रिएक्ट हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे रिएक्टिविटी कम होने लगता है, तो हम लोग गर्म पानी या फिर स्टीम से फिर वो रिएक्ट करते हैं। तो ये मेथड हो गया बेस को प्रिपेयर करना। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड, बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड। तो आपको पता है वाटर में कौन से सॉल्युबल होंगे, तो आपको पता है कि जितने भी एल्कलीज वाले ऑक्साइड्स हैं, या फिर अगर हम बात करें कि एल्कलाइन वाले में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, तो उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद बेस बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम ऑक्साइड की ही बात करूं, तो आपको पता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है और क्या फॉर्म करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ये एक बेस ही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड ही, और ये मेथड क्या प्रिपेयर करने का है, एल्कलीज मींस वाटर सॉल्युबल बेसिस। हम लोग वाटर सॉल्युबल बेसिस यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पोटेशियम ऑक्साइड, इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, KOH, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाटर में डिसॉल्व करने से बनाता है लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसा है, ये एक पार्शियली सॉल्युबल बेसिस है। नेक्स्ट एक और मेथड है अमोनिया। अमोनिया को अगर रिएक्ट करें वाटर से तो बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक वीक बेस है, ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ये भी क्या करता है, ये भी एक वाटर सॉल्युबल बेसिस है ना, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए अमोनिया हम बोलते हैं कि इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस ही फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट है बाय डबल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे कराना है हमें डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये मेथड बेसिकली यूज होता है टू प्रिपेयर बेसिस। वो भी कैसा बेसिस, इनसॉल्युबल बेसिस। तो अगर हमें इनसॉल्युबल बेस प्रिपेयर करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी एल्कलीज की, मींस एक सॉल्युबल बेस की, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एक सॉल्ट लेना है, और वो भी कैसा सॉल्ट, जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाए, मींस जिसका प्रिसिपिटेट फॉर्म ना हो, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल है, कौन सा नहीं है, तो इसके लिए मैं ट्रिक बताई हूँ मिधा गुरु के इंस्टाग्राम पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं ट्रिक, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे देती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि ऑल नाइट्रेट NO3 एंड नाइट्राइट, इनके जो सॉल्ट होते हैं ना, ये सारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये सारे इनके सारे सॉल्ट्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट मोस्ट सल्फेट सॉल्ट मीन्स SO4 2- आर सॉल्युबल। ये भी सॉल्युबल होते हैं, बट यहाँ पे है एक्सेप्शन। एक्सेप्ट आप लिखेंगे कैल्शियम, बेरियम, Ag+, लेड, स्ट्रोंशियम, इनके जो सल्फेट्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, बाकी सारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और थर्ड पॉइंट, थर्ड लिखिएगा कि मोस्ट क्लोराइड, आयोडाइड एंड ब्रोमाइड सॉल्ट्स are soluble except Ag+ and Pb2+.
मीन्स लेड क्लोराइड या फिर सिल्वर क्लोराइड, ये सब प्रिसिपिटेट फॉर्म करते हैं। बाकी जितने हैं मेटल्स के, मतलब जो अगर सॉल्ट बना रहे हैं जैसे NaCl, NaBr, ये सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। लेट्स सपोज हमें प्रिपेयर करना है फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, Fe+3 वाला है, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें जरूरत होगी एल्कलीज की। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे दे दिया आपको बेस और आपको पूछ रहा है कि यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या होगा और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहली बात कि आप एक बेस लिखें। ठीक है, अब इसका जो कटायन वाला पार्ट है, इसका एक सॉल्ट लेना है, और कैसा सॉल्ट, जो कि वाटर में सॉल्युबल होगा। तो हम ले सकते हैं ना फेरिक। अब यहाँ पे आपको +3, यानी कि आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, तो +3 वाला ही सॉल्ट लेंगे फेरिक। तो आप ले सकते हैं FeCl3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो रहा है डबल डिकम्पोजिशन, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ हो गया फेरस हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया, एक बेस, वो भी कैसा, इनसॉल्युबल बेस, और NaCl एक सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। और वो भी कैसा सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म होगा, नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, ऐसा सॉल्ट जिसमें कोई भी कटायन वाला पार्ट H+ ना हो और अनायन वाला पार्ट OH- ना हो। तो इसके बारे में डिटेल में जब हम लोग सॉल्ट पार्ट 3 जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। नेक्स्ट, तो एक और चीज कि फेरिक हाइड्रोक्साइड ये जो है ये प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा, आपको पता है, तो ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। नेक्स्ट, अगर आपको जिंक हाइड्रोक्साइड फॉर्म करना है, इसका जो प्रिसिपिटेट होता है वो होता है वाइट जेलेटिनियस प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है इसका। तो देखिए यहाँ पे भी आपको लेना है NaOH। अब यहाँ पे जिंक का सॉल्ट लेना है ZnSO4 ले लीजिए। अब क्या बनेगा, नॉर्मल सॉल्ट सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये हो गया। नेक्स्ट, लेट्स सपोज आपको बनाना है, ठीक है, ये आयरन हो गया +2 वाला फेरस हाइड्रोक्साइड। तो इसके लिए आपको लेट्स सपोज फेरस सल्फेट ले सकते हैं FeSO4, अगेन NaOH। तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, अगेन सोडियम सल्फेट। और इसका कलर क्या होता है, डर्टी ग्रीन। डर्टी ग्रीन प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है इसका। ठीक है, अब मान लीजिए आपको प्रिपेयर करना है कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसका कौन सा कलर होता है, पेल ब्लू प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, पेल ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, तो +2 वाला ले सकते हैं, CuCl2 ले लीजिए। ठीक है, और इसका रिएक्शन अगेन NaOH के साथ होगा, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड NaCl प्रोडक्ट बन जाएगा। बस ध्यान देना है कि सारे इक्वेशन को आप बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग इनसॉल्युबल बेस को प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग सॉल्युबल बेस एंड एक सॉल्ट जो कि वाटर में सॉल्युबल होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बाय एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड। ठीक है, कोई भी मेटल सल्फाइड है, इसका रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो सल्फाइड है, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है। तो ID सल्फाइड क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे Na2S है ना। इसका रिएक्शन अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो सोडियम तो ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा Na2O, और सल्फर और ऑक्सीजन फॉर्म करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा। और आपको पता है इसका टेस्ट मैं ऑलरेडी एसिड वाले में बता दी हूँ कि अगर आपको पता करना हो कि यहाँ पे जो गैस रिलीज हो रहा है वो सल्फर डाइऑक्साइड ही है, तो सबसे पहला टेस्ट होता है इसका कि ये पंजेंट स्मेल होता है इसका, और ये
पोटाशियम पर मैग्नेट दैट इज KMnO4 पिंक कलर से कलरलेस हो जाता है और पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज से ग्रीन कलर हो जाता है। ये इसका टेस्ट हो गया। और एक और टेस्ट कि ये लाइम वाटर को भी मिल्की टर्न कर देता है। नेक्स्ट, जिंक सल्फाइड, इसका अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड एंड अगेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। नेक्स्ट, लेड सल्फाइड, इसका रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो लेड ऑक्साइड एंड अगेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा। तो ये हो गया अगेन मेथड, मेटल ऑक्साइड मतलब बेस को प्रिपेयर करने का मेथड। अब आते हैं नेक्स्ट, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट, और वो भी कैसा सॉल्ट, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट होता है बेसिक नेचर का। अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको जब हम लोग हीट करेंगे ये एक कैसा रिएक्शन हो गया, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में हमें हीट देना पड़ रहा है, इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तब जाकर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, राइट, और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के टेस्ट भी मैंने बताया था कि ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है, ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। ठीक है, नेक्स्ट कोई भी एग्जांपल, जैसे जिंक कार्बोनेट, तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लीजिए, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट है फेरस कार्बोनेट, तो ये बनाएगा Fe2O3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से रिलीज हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सोडियम एंड पोटेशियम का जो कार्बोनेट होता है वो बहुत ही स्टेबल, क्यों? क्योंकि आपको पता है सोडियम पोटेशियम ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो ये कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके जो सॉल्ट बना है, सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट, वो एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हुआ। तो वो अगर हम उसे हीट करते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होगा, वो डिकम्पोज नहीं होगा अपॉन हीटिंग। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। अगर मान लीजिए आपको दे दे सोडियम कार्बोनेट और इसको हीट करके पूछे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, मेटल नाइट्रेट। अगर कोई मेटल का नाइट्रेट है और उसे भी हम हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें मैग्नीशियम नाइट्रेट की, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्साइड तो फॉर्म होगा ही, मतलब बेस तो प्रिपेयर हो रहा ही है, साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका ब्राउन फ्यूम्स होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। नेक्स्ट, अगर बात करें कैल्शियम नाइट्रेट की, तो ये भी कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला NaNO3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैलेंसी तो 1 ही है। सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट, इनको जब हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज नहीं होंगे अपॉन हीटिंग। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ये नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, और यही रीज़न है कि जब हम इसे हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज नहीं होंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस मीन्स बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, उसका अपीयरेंस कैसा होता है, वो वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है। तो आपको पता है बहुत सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते और कुछ बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अगर मैं बात करूँ इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स का बेसिस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये सारा कुछ हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट की। तो क्या आपको पता है बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? तो क्या कभी आपने बेकिंग सोडा को टेस्ट किया है, उसका टेस्ट कैसा होता है? तो आई होप कभी ना कभी तो किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप ट्राई कर सकते हैं, उसका टेस्ट कड़वा होता है। ठीक है, तो बेसिस का जो टेस्ट होता है वो शार्प मीन्स तीखा और कड़वा मीन्स bitter. So we can say bases are sharp and bitter in taste. ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन स्किन। स्किन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो आपको पता है कुछ बेसिस जो होते हैं जो कि स्ट्रांग होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, जैसे कि एसिड्स होते हैं। तो ये माइल्ड कोरोसिव होता है बट स्टिल कोरोसिव तो है। ठीक है, लेकिन अगर हम इफेक्ट ऑन स्किन की बात करें तो हमें एक और चीज़ भी जानना चाहिए कि बेसिस जो होते हैं वो स्लिपरी नेचर के होते हैं। वो कैसे? तो देखिए, क्या आपको पता है कि सोप हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो सोप प्रिपेयर करने का बहुत ही इजी मेथड है। क्या करना है, आप अगर एक टेस्ट ट्यूब लिए हैं उसमें ऑयल डालें और उसमें आप ऐड कर दिए एल्कलीज। ठीक है, तो यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है सोप। ठीक है, और उसका नेचर कैसा होता है? सोप का नेचर तो आपको पता है स्लिपरी नेचर का होता है। तो बेसिस में ही होता है स्लिपरी नेचर। अगर आप बात करें स्किन की, तो स्किन में अगर हम कोई बेस लेते हैं तो वो स्लिपरी नेचर क्यों हो जाता है उसका? तो आपको पता है कि हमारे स्किन में भी ऑयल होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट, तो वो रिएक्ट कर जाता है बेस के साथ और फिर क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है सोप, जो कि एक स्लिपरी नेचर का होता है। ठीक है, हालांकि उस टेस्ट ट्यूब में फिर ये तरीका है सोप बनाने का, बट उसमें फिर फ्लेवर डाला जाता है, अलग अलग टाइप्स के सोप आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ केमिकल फार्मूला सोप का, तो सोप बेसिकली सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये कोरोसिव तो होता ही है लेकिन माइल्ड कोरोसिव। और एक और चीज हम लिख सकते हैं, दे आर सोपी सब्सटेंस मीन्स दे आर स्लिपरी इन टच, दे आर सोपी सब्सटेंस। ठीक है, दे चेंज कलर ऑफ इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होता है? तो आई होप आपको ये पता होगा। इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिड as well as in base। तो बात करें सबसे पहले लिटमस पेपर की, तो आपको पता है अगर हम रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे बेसिक सॉल्यूशन में, और वो भी इंडिकेटर्स किस पे इफेक्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ एल्कलीज पे, मींस ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि वहां पे आयंस फॉर्म करेगा। और ये इफेक्ट उस पे नहीं लगेगा जो भी इनसॉल्युबल बेसिस होंगे, क्योंकि वहां पे आयंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बेसिस में हम लोग ऐड करते हैं रेड लिटमस पेपर को, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू। तो आपको ध्यान में रखना है बी फॉर ब्लू एंड बी फॉर बेस। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम लोग टर्मरिक को ऐड करते हैं बेस में, ये आप लोग घर में भी ट्राई कर सकते हैं, तो इसका कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर्स मींस जो मैनमेड इंडिकेटर्स है, मिथाइल ऑरेंज फॉर एग्जांपल। मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है, इसको जब हम लोग बेस में ऐड करेंगे तो इसका कलर चेंज होके येलो हो जाता है, और एसिड में कलर कैसा होता है? रेड होता है। नेक्स्ट है फिनोप्थलीन इंडिकेटर। फिनोप्थलीन इंडिकेटर जो कि खुद कलरलेस होता है,
और उसमें अगर हम लोग बेस डालेंगे तो उसका कलर चेंज होके पिंक हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है, कलर चेंज इंडिकेट करता है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो इसमें ऐड किया गया है वो एक बेस है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आपको पता है बहुत सारे बेसिस जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और बहुत सारे इनसॉल्युबल भी होते हैं। और सॉल्युबल बेसिस को क्या बोलते हैं? बेसिस को बोलते हैं एल्कलीज, जो कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है एक्वस सॉल्यूशन में। और बहुत सारे इनसॉल्युबल हैं जो कि प्रोड्यूस नहीं करते OH- आयन, और इसलिए इन पे इंडिकेटर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको पता है जो भी सॉल्युबल बेसिस होंगे वो आयंस में ब्रेक कर जाएंगे, और आयंस ही तो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए। तो ये भी कंडक्ट करता है बट इनसॉल्युबल नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस का क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है? इट मीन्स हम लोग रिएक्शन कराएंगे बेसिस का अलग अलग सब्सटेंस के साथ और देखेंगे क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो सबसे पहले बात करें स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, मीन्स जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaOH। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है KOH। इसका रिएक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कराया जाए तो सोडियम का कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, और OH है तो वाटर रिलीज हो जाएगा, तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और आपको पता है इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा? K2CO3 एंड अगेन वाटर तो फॉर्म होगा ही H2O। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये रिएक्शन हमने एसिड वाले में भी पढ़ा है। क्या कि जब बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड अगर HCl के साथ रिएक्शन होगा तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड वाटर। और सारे इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही कंपलसरी है, तो अब बैलेंस्ड फॉर्म में ही सारे इक्वेशन को लिखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन अगर HCl के साथ कराएंगे तो यहाँ पे कैसा रिएक्शन होता है? अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NaCl एक नॉर्मल सॉल्ट बना और वाटर। तो ये हो गया अगेन मेथड। ये भी क्या हो गया? केमिकल प्रॉपर्टीज है, मीन्स अगर रिएक्शन कराए एसिड के साथ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड बेस को और बनता है सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन है व्हेन एल्कलीज इज एडेड टू मेटालिक सॉल्ट। मेटल का कोई सॉल्ट हो और उसमें अगर हम लोग बेस ऐड कर दे तो यहाँ पे भी एक सॉल्ट फॉर्म होता है और एक इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। इट मीन्स ये फिर से ये एक प्रिपरेशन मेथड में भी हमने पढ़ा कि अगर हमें कोई इनसॉल्युबल बेस प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी एल्कलीज की, NaOH या KOH की ज़रूरत होगी। ठीक है, और एक सॉल्ट फॉर्म होगा और जो भी इनसॉल्युबल बेस बनाना है उसका हमको सॉल्ट लेना है, वो भी कैसा सॉल्ट? सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, तो अगेन लेट्स सपोज अगर हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाना है, ठीक है, तो फेरस का सॉल्ट लेना पड़ेगा FeCl3। ये एक वाटर में सॉल्युबल है, मीन्स एक्वस हो गया, ये भी एक्वस। तो यहाँ पे सॉल्ट कौन सा फॉर्म हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, और ये भी एक्वस, और ये बनाएगा प्रेसिपिटेट। कौन कलर का? ब्राउन कलर का। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको बनाना है जिंक हाइड्रोक्साइड, ये वाइट जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट इसका फॉर्म होता है, तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा अगेन जिंक सल्फेट और KOH है तो यहाँ पे बनेगा पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट ये भी एक नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म हो गया। अब एक और चीज
बहुत सारे हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। बहुत सारे नहीं, बस 3 ही, आपको 3 ही ध्यान में रखना है। वो कौन से? जिंक के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स और लेड के। ठीक है, इन सब के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स बात करें तो ये सारे एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। इट मीन्स ये देखिए, ये सारे बेस के साथ तो रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये सारे बेसिक नेचर के होने चाहिए, बट ये बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। और बेस के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड की तरह एक्ट करेंगे, और जब इनका रिएक्शन एसिड के साथ होगा तब तो ये बेस की तरह ही एक्ट करेंगे। तो इनका दोनों नेचर है, मीन्स एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। तो अगर बात करें जिंक हाइड्रोक्साइड की, और ये इसका रिएक्शन अगेन एक बेस के साथ करा रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा और ये एसिड की तरह, और यहाँ पे बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ये एक सोडियम जिंकेट सॉल्ट फॉर्म हुआ और वाटर। तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, बट यहाँ पे सोडियम का हाइड्रोक्साइड है वो एसिडिक नेचर का है, एक्ट कर रहा है यहाँ पे। अगर बात करें जिंक हाइड्रोक्साइड ही है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग HCl के साथ कराएंगे तब तो ये बेस की तरह ही एक्ट कर रहा है, मीन्स इसका दोनों नेचर है। और क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड, दैट इज ZnCl2 एंड वाटर। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है इन तीनों का हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर का है। इट मीन्स ये सब एसिड के साथ तो रिएक्ट करेंगे ही, बट बेसिस के साथ भी रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हेन एल्कलीज आर वार्म्ड विथ अमोनियम सॉल्ट। यहाँ पे अमोनिया गैस रिलीज होता है। ठीक है, कोई भी अगर मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का ये सॉल्ट है, तो इसका रिएक्शन अगर हम लोग एल्कलीज के साथ कराएंगे, लेट्स सपोज NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे एक सॉल्ट तो फॉर्म होगा ही, NaCl सॉल्ट फॉर्म हो गया, OH है तो वाटर फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ से अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा NH3। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपको ये दोनों रिएक्टेंट दिया हुआ है, आपको पूछेगा प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा, तो आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ध्यान में रखना है कि अगर अमोनिया का सॉल्ट है ना, तो यहाँ पे अमोनिया गैस रिलीज होगा। जैसे कार्बोनेट का सॉल्ट होता है, उसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, तो उसी तरह से अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे सॉल्ट है तो अमोनिया गैस रिलीज होगा सब में। ठीक है, और यहाँ पे वाटर तो फॉर्म होगा ही, और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट अगर बात करें यहाँ पे कौन सा सॉल्ट होगा? KCl, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज CaCl2। तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। नेक्स्ट है, अब आते हैं बेसिस के यूजेस। तो आपको सबसे पहले यूजेस तो पता होगा कि हमारा जो ब्लड है वो भी स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है। अगर बात करें सोप एंड डिटर्जेंट, इन सबको बनाने के लिए हम लोग बेस का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाने में यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सबसे अच्छा यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, और दूसरा है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एज अ एंटी एसिड यूज़ करते हैं। जब एसिडिटी हो जाता है तो हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। इसको एक और नाम बोला गया है, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ग्रीस का जो दाग लग जाता है ना, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये हो गए कुछ यूजेस बेसिस की। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। अगर आपको 3-4 सॉल्यूशन दे दिया जाए, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन अलग अलग कंसंट्रेशन का, और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, या फिर कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए, अभी तक हम जो इंडिकेटर्स डिस्कस किए हैं, दैट इज़ नेचुरल, सिंथेटिक या फिर ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स, तो ये सारे इंडिकेटर्स हमें हेल्प करते थे आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक नेचर का है।
बट अब जो इंडिकेटर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ये इंडिकेटर सिर्फ उसका नेचर ही नहीं बताता, साथ ही साथ एसिड और बेस का स्ट्रेंथ भी बताता है, और वो इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का, और ये इंडिकेट करता है कि कोई भी एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। तो एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है पीएच स्केल, पीएच इंडिकेटर। तो पीएच एक स्केल होता है 0 से 14 तक का, ठीक है। और 7 आता है न्यूट्रल, मीन्स 7 pH मीन्स कि वो जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल नेचर का है, मीन्स ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक नेचर का है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग 7 से 14 की तरफ इंक्रीज करेंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज करता है, मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ। और वो कैसे होगा? तो आपको पता है कि जितने भी सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप 1 वाले जितने हाइड्रोक्साइड्स हैं ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो ये सारे वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस प्रोड्यूस करता है ना। तो जहाँ पे OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो सारे हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस, और उनका नंबर किधर आएगा? 12, 13, 14 की तरफ। तो ये इंडिकेट करेगा कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो बेसिकली पीएच स्केल बेसिकली पेपर आता है, पीएच पेपर जिसे कहते हैं, और उसको हम लोग डीप करते हैं कोई भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में, और फिर उसका जो भी कलर आएगा वो कलर हम लोग मैच करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 0 से 14 तक कलर होता है। जो 7 है इसका कलर ग्रीन होता है, न्यूट्रल, ठीक है। विगब्योर का कलर होता है, तो आपको पता है VIB, विबग्योर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास पीएच पेपर है, उसको हम लोग डीप करेंगे और चेक करेंगे कि कलर क्या है। अगर ब्लू के पास आया मीन्स ये 7, 8 के पास आएगा, मीन्स वो वीक बेस हो जाएगा। अब मान लीजिए इस पेपर का कलर वॉयलेट टाइप का आ रहा है, इट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है। अगर मान लीजिए डिप करने के बाद रेड कलर आया मीन्स वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं एसिड और बेसिक का स्ट्रेंथ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पीएच जो होता है ये होता है -log ऑफ H+, ठीक है। आपको पता है जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो H+ आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रिलीज करते हैं, है ना, उनका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है। तो H+ अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ओवरऑल तो निगेटिव है ना, तो पीएच का वैल्यू कम होता है, मतलब 0, 1, 2 रहेगा, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है वो। अब नेक्स्ट, हाँ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ऑलरेडी आपको बता दी कि हायर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन लोअर इज द पीएच वैल्यू। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में? तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नैरो रेंज ऑफ पीएच पे ही सर्वाइव करते हैं। अगर हम खुद की बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म तो उनका रेंज लाई करता है 7 से 7.8, मीन स्लाइटली न्यूट्रल से बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वेनस प्लैनेट की, तो वेनस का जो प्लैनेट है ना, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो थिक लेयर होता है, किसका? सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए वो जगह हमारे सर्वाइवल के लिए सही नहीं है ना। नेक्स्ट, पीएच ऑफ सॉइल। आपको पता है बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि न्यूट्रल पे ही ग्रो करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए सॉइल का नेचर बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा तो क्रॉप्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए वो सही नहीं होता। बट कुछ क्रॉप्स जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं एसिडिक सॉइल में। अगर हम बात करें राइस की, तो राइस जो हेल्दी ग्रोथ होता है उसका एसिडिक सॉइल में। शुगर केन की बात करें तो ये न्यूट्रल सॉल्ट में अच्छे से ग्रो करता है। नेक्स्ट अगर बात करें सिट्रिक फ्रूट्स,
जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं ना, लेमन, ऑरेंजेस, ये सारे ग्रो करते हैं अल्कलाइन सॉइल में। अगर सॉइल का नेचर स्लाइटली बेसिक है तो अच्छा ग्रोथ होता है, ठीक है। अल्कलाइन सॉइल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि however there are certain plants that grow on acidic soil and they are called as oxalophytes, ठीक है। कुछ एसिडिक सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि न्यूट्रल में ग्रो करते हैं हेल्दी, तो आपको वहाँ का नेचर देखना है। अगर ज़्यादा एसिडिक होगा तो हम लोग वहाँ पे स्प्रे कर देते हैं बेसिस को, और बेस क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को। नेक्स्ट है पीएच इन स्टोमक। तो आपको पता है कि हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि एक्सक्रीट करता है HCl को, और वही हेल्प करता है डाइजेशन में। लेकिन जब हम लोग ऑयली फूड्स ये सब खाते हैं तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाता है, या फिर एम्प्टी स्टमक में अगर हम लोग कुछ एसिड कंज्यूम कर रहे हैं तो एसिडिटी बढ़ जाता है, जलन होने लगता है। तो उसको नॉर्मल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं एंटी एसिड, दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये सारे हो गए इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस, तो डिके। आपको पता है कि हमारा जो टूथ होता है ना, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, इसे बोलते हैं टूथ इनामेल, और उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम सल्फेट का, और ये भी कहा जाता है इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस का लेयर ऑलरेडी लगा हुआ है, बट स्टिल ये कोरोड हो जाता है। भले ही ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता, बट अगर आप कुछ भी खा लेते हैं ना, स्वीट्स, कुछ मीठा चीज़ खा लिए और खाने के बाद आप माउथ वॉश नहीं किए अच्छे से, या फिर आप ब्रश नहीं किए टाइम से, ठीक से ब्रश नहीं किए, तो क्या होता है, फूड यहाँ पे रह जाता है और रात में इसमें अटैक करता है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या करता है, ये फूड को डिग्रेड करता है और ये रिलीज करता है एसिड, और एसिड से रिएक्ट कर जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, और ये धीरे धीरे कोरोड होने लगता है, अंदर से खोखला होने लगता है, ठीक है। इसीलिए तो हमारे जो टूथपेस्ट में है वो क्या होता है, उसमें सॉल्ट तो रहता ही है बट उसमें बेस रहता है, क्योंकि बेस क्या करता है, बेस न्यूट्रलाइज कर देता है इस एसिड को, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट एप्लीकेशन या यूजेस। हाँ, तो आपको पता है बी स्टिंग ये रिलीज करता है क्या, फॉर्मिक एसिड, दैट इज HC≡OH। ये इसके बारे में आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक्सक्रीट कर देता है, तो ये इससे क्या होने लगता है, हमें जलन होता है। तो जलन होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, माइल्ड बेस, दैट इज़ बेकिंग सोडा, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस हो गए पीएच के। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आज का क्लास बेसिस में हमारा यही ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3A करेंगे सेलेना बुक से। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मिधा गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। अब मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।